गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में 5 साल पुरानी भर्ती का जिक्र किया है। नई भर्ती का कोई अता पता उन्होंने नहीं दिया है, जबकि आयोग के पास एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 5,418 पदों का अधियाचन आ चुका है। प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने, यह कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बार के बजट में राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 6,314 पदों पर भर्ती का जिक्र किया है, जबकि यह भर्ती 5 साल पुरानी है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास तकरीबन 1 साल से सहायक अध्यापक के 5,418 पदों का अधियाचन पड़ा हुआ है, लेकिन आयोग इन पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक यानी सहायक अध्यापक के पदों पर पिछली भर्ती का विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया गया था। ज्यादातर विषयों के चयनित अभ्यर्थियों को काफी पहले नियुक्ति मिल चुकी है। इसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई है। प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि भर्ती के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आंकड़ेबाजी की जा रही है। छात्रों का कहना है कि 5 साल पुरानी भर्ती को बजट में शामिल किया जा रहा है और आगामी भर्तियों का कोई अता पता नहीं है। तो एक तरह से ये कहा जाए कि बजट के अंदर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के मामले में गलत आंकड़े दिए हैं और पिछले 5 साल यानी कि जो 5 साल पुरानी शिक्षक भर्ती थी उसी का आंकड़ा देकर प्रतियोगी छात्रों को भ्रमित करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आयोग के पास एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 5,418 पदों और प्रवक्ता के 400 पदों का अधियाचन पड़ा हुआ है। नई भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र 1 दर्जन बार आयोग में एक बार फिर से ज्ञापन दे चुके हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की का कहना है कि आयोग में जब भी विज्ञापन दिया गया वहां से यही बताया गया कि समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। तो इस बात को देखते हुए जिसका मामला जो समकक्ष अर्हता का विवाद अभी तक चला आ रहा है, तो सरकार को चाहिए कि यथाशीघ्र इस पर निर्णय ले और उस निर्णय से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अवगत कराते हुए यथाशीघ्र विज्ञापन जारी कराए जाने का प्रयास यहाँ पर किया जाना चाहिए, ताकि योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके और वो नियुक्त होकर के अपनी सेवाएं देश हित में, प्रदेश हित में दे सकें। और आगे एक और बड़ी अपडेट है। मानदेय वाले शिक्षकों को सेवा विस्तार का प्रस्ताव सत्र 2021-22 एवं सत्र 2022-23 के लिए की गई थी। 518 शिक्षकों की नियुक्ति। जी हाँ, यह बात हो रही है संस्कृत के प्रथमा से महाविद्यालय स्तर तक के जूनियर विद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा विद्यालयों में 518 शिक्षकों की नियुक्ति मानदेय पर 2 वर्ष के लिए की गई थी। ये अवधि पूरी होने को है, लेकिन स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। ऐसे में उप शिक्षा निदेशक CAL चौरसिया ने मानदेय पर रखे गए इन शिक्षकों को और 2 वर्ष का सेवा विस्तार दिए जाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। और यहाँ पर सदन में उठा आरक्षित वर्ग के 6800 शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती 4 वर्ष में पूरी नहीं हो सकी है। इसमें आरक्षण लागू करने में गड़बड़ी होने के कारण आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए थे। इन अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का दरवाजा खटखटाने के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 5 जनवरी 2022 को 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची विभाग की ओर से जारी की गई, लेकिन वर्ष भर बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। और विवादित उत्तर पर अंक पाए 600 अभ्यर्थियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति के लिए किया है आवेदन। और CUET को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। अब NRI छात्र भी CUET दे पाएंगे। NRI और OCI उम्मीदवारों को भी कॉमन एंट्रेंस CUET UG परीक्षा में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है। UGC ने पिछले साल सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में एडमिशन के लिए CUET को अनिवार्य कर दिया था। और बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी कर दिया गया है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IB सूचकांक के मामले में भारत दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से 42वें स्थान पर है। यह IP चलित नवाचार के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव की संभावना को दर्शाता है। यह सूची साल 2022 की है, तो इसको याद रखिएगा।
कि ये जो बौद्धिक सूचकांक 2022 अभी जारी किया गया है, यानी कि फरवरी 2023 में जो जारी किया गया है, यह सूची 2022 की है। और इससे पहले 2021 में भारत 40वें स्थान पर था और अब वह 42वें स्थान पर पहुंच गया है। और ये भी याद रखिएगा कि यह जो रिपोर्ट है अमेरिकी उद्योग मंडल यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की तरफ से शुक्रवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट में भारत की बौद्धिक संपदा आधारित नवाचार गतिविधियों की प्रशंसा की गई है। तो यह रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर की तरफ से ये जारी की गई है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। यह प्रश्न आपके बहुत काम आने वाला है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? 42वें स्थान पर है और 2021 में ये 40वें स्थान पर था। और दोस्तों, डॉक्टरों ने एक बड़ी अलर्ट जारी की है कि मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ सकता है। बच्चों में मोबाइल की लत घातक साबित हो सकती है। जन्म से लेकर 15 साल की उम्र तक के बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। इस उम्र में दिमाग का तेज़ी से विकास होता है। साथ ही साथ मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों और बड़ों की जो आँखें हैं वो ख़राब होती जा रही हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त कल जो है जारी कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को कर्नाटक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत करीबन 16,000 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त जारी करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।